नमस्कार दोस्तों, मैं पी कुमार समुद्रा जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। आपका फर्स्ट यूनिट क्या है पढ़ना? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है आप। तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, अगर इसकी हम बात करें तो किन किन आधारों पर हम देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना को। अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम डेंसिटी के आधार पर देखेंगे, इसके बाद प्रेशर के आधार पर देखेंगे, इसके बाद टेम्परेचर के आधार पर देखेंगे, इसके बाद भूकंप शास्त्र के आधार पर देखेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन के लिए हम सबसे पहले डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर आधारित अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रेशर यानी कि दाब पर आधारित अध्ययन, टेम्परेचर यानी कि तापमान पर आधारित अध्ययन, और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन करके तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन के लिए डेंसिटी के आधार पर, प्रेशर के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर और भूकंप शास्त्र के आधार पर आधारित अध्ययन हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको पहले मैं मिटाता हूं। ये आपकी भूमिका हो गई। आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की 3 परतें होती है। चलिए 3 परत बना लीजिए। 1, 2 और 3। इसी का हमें अध्ययन करना है। तो हम पहले इसे टुकड़ा के रूप में काट लेते हैं। चलिए टुकड़ा के रूप में इसे हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम उठाकर यहाँ लिखते हैं, अलग लिख लेते हैं। चलिए लिख लिए। तो जो सबसे ऊपरी परत है इसको बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसको बोलते हैं मेंटल। और इसको बोलते हैं कोर। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, इसके नीचे वाली जो परत है उसको मेंटल, और इसके नीचे वाली जो परत है यानी आंतरिक जो परत है उसको बोलते हैं कोर। अब देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर सेम चीज यहां ले लेते हैं, इसको ऐसे। ठीक है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर क्रस्ट को सियाल परत कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट को सियाल परत। सियाल परत। रासायनिक संरचना के आधार पर क्रस्ट को सियाल परत, मेंटल को सीमा परत और कोर को निफे परत बोलते हैं। तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल परत। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, जिसके वजह से क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल परत भी कहते हैं। वही मेंटल को कहते हैं सीमा परत। सीमा परत। सीमा परत क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और कोर को कहते हैं निफे परत। क्या कहते हैं? निफे परत। क्योंकि इसमें निकेल और फेरियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। सियाल परत में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट। सियाल परत में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जिसके द्वारा
इसके द्वारा क्या हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण। ठीक है। सीमा परत में, सीमा जो परत है, सीमा परत में बसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण, महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। ठीक है। हमने क्या देखा दोस्तों, पृथ्वी की 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, उसके नीचे वाली परत को मेंटल, और उससे मेंटल के नीचे वाली परत को कोर कहते हैं। ठीक है। लेकिन रासायनिक संरचना के आधार पर क्रस्ट को सियाल परत कहते हैं, मेंटल को सीमा परत बोलते हैं, और कोर को निफे परत बोलते हैं। ठीक है। क्रस्ट को सियाल परत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। मेंटल को सीमा परत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। और कोर को निफे परत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें निकेल और फेरियम की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। सियाल परत में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। वही सीमा की बात करें तो इसमें बसाल्ट चट्टानें होती है, जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले मैं इसको मिटाता हूं। अब देखेंगे भूपर्पटी की रचना के समान तत्व। भूपर्पटी को अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। क्या, क्रस्ट को ही क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किसकी मात्रा ज्यादा होती है और किसकी मात्रा कम होती है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा इसमें होती है। ऑक्सीजन की मात्रा, इससे कम सिलिका की मात्रा, इससे कम एल्युमिनियम की मात्रा, इससे कम फेरियम की मात्रा, इससे कम कैल्शियम की मात्रा, इससे कम सोडियम, और इससे भी कम पोटेशियम, और इससे भी कम मैग्नीशियम। ठीक है। तो हमने देखा कि तत्वों की मात्रा जो है किसकी कम है किसकी ज्यादा है भूपट्टी में। तो सबसे ज्यादा भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इससे कम सिलिका की मात्रा, इससे भी कम एल्युमिनियम की मात्रा, और इससे कम फेरियम की मात्रा, इससे भी कम कैल्शियम की, और इससे भी कम सोडियम की, और इससे भी कम पोटेशियम की, और मैग्नीशियम की सबसे कम होती है। ठीक है। तो हमने देखा कि भूपर्पटी में कौन से तत्व की अधिकता होती है और कौन सी तत्व कम होती है, ये चीजें हमने देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूं। अब हम बात करें आइए, ठीक है। सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर, सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलेगा। सतह से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट, और 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल। ये आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। 2900 किलोमीटर, और 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आपको कोर मिल जाएगा। कौन हो जाएगा, 6371 किलोमीटर तक। ठीक है। तो हमने देखा क्रस्ट, सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट,
ठीक है। 30 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक मेंटल और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक कोर। अब जरा हम देख लेते हैं डेंसिटी के आधार पर आसान तत्व। क्या देखेंगे? डेंसिटी के आधार पर आसान तत्व। डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर आसान तत्व, ठीक है। डेंसिटी के आधार पर आसान तत्व, इसी को बोलते हैं दोस्तों संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र या इसी को बोलते हैं असंबद्धता। असंबद्धता अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसी को बोल देते हैं एक सीमा रेखा। एक सीमा रेखा, ठीक है। तो डेंसिटी के आधार पर आसान तत्व या उसी को संक्रमण क्षेत्र कहिए या असंबद्धता कहिए या एक सीमा रेखा कहिए। तो क्या होता है जरा उसको हम समझ लेते हैं। आसान तत्व क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, उसको समझ लीजिए पहले। ये माना ये क्षेत्र है, ठीक है। ये बी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है, ठीक है। जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसी को बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र या आसान तत्व या असंबद्धता, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये क्षेत्र है बी क्षेत्र, तो ए परत और बी परत, ए परत और बी परत दोनों परतों की विशेषता यहाँ पाई जा रही है इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ए परत की भी विशेषता है और बी परत की भी विशेषता है। तो इसमें दोनों, इस क्षेत्र में दोनों परतों की विशेषता है, तो इसको क्या बोलेंगे, संक्रमण क्षेत्र या आसान तत्व या असंबद्धता या एक सीमा रेखा। तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसी को बोल देंगे संक्रमण क्षेत्र या असंबद्धता या एक सीमा रेखा। यानी कि वैसा क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसको, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां दोनों परतों की विशेषता पाई जाए। वैसा क्षेत्र जहां दोनों परतों की विशेषता पाई जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र या असंबद्धता या एक सीमा रेखा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में दोनों परतों की विशेषता है, इसी वजह से इसको क्या बोल देंगे, संक्रमण क्षेत्र। चलिए समझ गए होंगे, इसको मैं मिटाता हूं अब। अब देखिए, क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है। क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। एक क्रस्ट है, क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसी तरह से मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। इसी तरह से कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। कोई समस्या? अब देखिए, तो दो भागों में जो बांटने का जो काम कर रहा है उसी को तो आसान तत्व बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो बांट रहा है ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, आसान तत्व, संक्रमण क्षेत्र। वैसे ही क्रस्ट और मेंटल को जो अलग कर रहा है ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, संक्रमण क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाला जो आसान तत्व है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाला यही वाला आसान तत्व है, ये वाला क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, कोनोरड। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाले आसान तत्व को कोनोरड बोलते हैं। कोनोरड आसान तत्व, कोनोरड, कोनोरड, कोनोरड आसान तत्व, ठीक है। अब देखिए, क्रस्ट और मेंटल, ये क्रस्ट है आपका, है ये मेंटल है। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो आसान तत्व है उसको बोलते हैं मोहो आसान तत्व। क्या बोलते हैं, मोहो, मोहो आसान तत्व, ठीक है। इसी तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाला जो आसान तत्व है उसको बोलते हैं रेप्टी, उसको बोलते हैं रेप्टी, रेप्टी, ठीक है।
मेंटल और कोर को अलग करने वाला अशांतत्व वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग अशांतत्व। आउटर कोर, इनर कोर को अलग करने वाले अशांतत्व को बोलते हैं लेहमन। लेहमन, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग करने वाले अशांतत्व को कोनोरड, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले अशांतत्व को मोहो अशांतत्व, ठीक है। अपर मेंटल लोअर मेंटल को अलग करने वाले अशांतत्व को रेप्ती, ठीक है। मेंटल और कोर को अलग करने वाले अशांतत्व को गुटेनबर्ग अशांतत्व। आउटर कोर इनर कोर को अलग करने वाले अशांतत्व को लेहमन अशांतत्व, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग करने वाला अशांतत्व को कोनोरड, ठीक है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल लोअर क्रस्ट अपर मेंटल को अलग करने वाले अशांतत्व को मोह। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाले अशांतत्व को रेप्ती। लोअर मेंटल आउटर कोर को अलग करने वाले अशांतत्व को गुटेनबर्ग। आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाले अशांतत्व को लेहमन, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक, सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक क्या है आपका क्रस्ट, और 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, यानी यहां तक, ये 700, यहां तक 700 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल, और 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, यानी यहां तक 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल, 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल हो जाएगा, ठीक है। और 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक आपका आउटर को हो जाएगा, और 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आपका इनर कोर हो जाएगा, ठीक है। सतह से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट, 30 से 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल, 700 से 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल, 2900 से 5150 किलोमीटर तक आउटर कोर, और 5150 से 6371 किलोमीटर तक इनर कोर। कोई समस्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम जरा अवस्था के आधार पर देखेंगे। अब हम इसका वर्गीकरण जो है अवस्था के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे। मिटाता हूं इसको। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, अवस्था के आधार पर। अब देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, अब हम इसका करेंगे। चलिए तो हम लोग करते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर देखें तो क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट प्लस मेंटल, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है? ठोस, यानी सॉलिड अवस्था में। ये क्रस्ट और मेंटल जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये आउटर कोर जो है, आउटर कोर आपको तरल अवस्था में मिलता है। क्या है? ये तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में। ये आपका आउटर कोर है और ये इनर कोर है, ठीक है। ये तरल अवस्था में होता है और ये इनर कोर जो है ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में, आउटर कोर तरल अवस्था में और इनर कोर ठोस अवस्था में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो इसकी जानकारी अभी नहीं, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर अध्ययन करेंगे तब इसका जो है क्लियर होगा
कि ये जो है तरल अवस्था, आउटर कोर जो है तरल अवस्था में क्यों होता है, इनर कोर ठोस अवस्था में क्यों होता है। तो इसकी जानकारी जब हम टेम्परेचर और प्रेशर पर आधारित अध्ययन करेंगे तब हमें क्लियर होगा। ठीक है। यांत्रिकी, यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर हम अब इसका वर्गीकरण को देखेंगे कैसा है। इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, ये आपका क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। ठीक, क्रस्ट मेंटल, अपर मेंटल का, मेंटल दो भागों में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर जो मेंटल है उसका ऊपरी परत मान लिया जाए, अपर मेंटल का ऊपरी परत इतना भाग मान लेते हैं, ये वाला भाग जो है इतना भाग अपर मेंटल का ऊपरी भाग है, अपर मेंटल का ऊपरी भाग यहाँ तक में हम मानते हैं, इतना इतना भाग जो है क्या है, अपर मेंटल का ऊपरी भाग। तो क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी भाग ये क्या है, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। इसको बोलते हैं दोस्तों लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, स्थल मंडल। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी भाग को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। तो यहां तक हो गया आपका लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। ठीक है, अब देखिए लिथोस्फेयर के नीचे, लिथोस्फेयर के नीचे एक पतली सी परत, लिथोस्फेयर यहां तक है, इसके नीचे, इसके नीचे एक पतली सी परत, एक पतली सी परत होती है जो प्लास्टिक अवस्था में होती है। लिथोस्फेयर के नीचे एक पतली सी परत होती है जो प्लास्टिक अवस्था में होती है, प्लास्टिक अवस्था में होती है, जिसको बोलते हैं दुर्बल मंडल यानी स्थेनोस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं, स्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, मंडल। ठीक है, अब मेंटल का जो भाग बच गया, मेंटल का जो भाग बचा हुआ है यानी शेष भाग, मेंटल का शेष भाग जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं मेजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। क्या बोलेंगे, मेजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। ठीक है, और ये जो कोर वाला जो है इसको बोलते हैं बैरियस्फीयर यानी केंद्रीय मंडल। इसको क्या बोलते हैं, बैरियस्फीयर, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय मंडल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी भाग, क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ठीक है, अब स्थल मंडल के नीचे एक पतली सी परत प्लास्टिक अवस्था में होती है जिसको दुर्बल मंडल यानी स्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अब मेंटल का जो शेष हिस्सा बचा हुआ है उसको मेजोस्फीयर यानी मध्य मंडल, और वही कोर वाला, कोर को बैरियस्फीयर यानी केंद्रीय मंडल बोलते हैं, यानी आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, बैरियस्फीयर या केंद्रीय मंडल। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को ठीक ठाक लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।